हेलो एवरीवन, वेलकम। आज का सेशन रहेगा पॉलिटिक्स वर्ड को कैसे डिफाइन करें। हमने पॉलिटिकल साइंस में अगर बीए कर लिया, मास्टर कर लिया, पीएचडी तक कर लिया, लेकिन अगर कोई हमसे पूछे कि पॉलिटिकल साइंस का स्टडी किया है तो ये जो पॉलिटिक्स वर्ड है, पॉलिटिक्स क्या है, राजनीति को कैसे परिभाषित करेंगे, और ये सवाल अक्सर सामने आ जाता है पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के सामने। इसलिए आज का जो हमारा पूरा सेशन है वो इसी वर्ड को समझने में होगा। काफ़ी आसान भाषा में इसको समझाने की कोशिश की जाएगी। और आप देखते हैं कि पॉलिटिक्स है वो हर जगह है। अगर हम इसका स्पष्ट आंसर नहीं दे पाएंगे तो हमारी पूरी डिग्री पे जितनी थ्योरीज हम जानते हैं, जितने कॉन्सेप्ट जानते हैं, उन पे एक सवालिया निशान लग जाएगा कि आखिर ये जो पॉलिटिक्स है इसका मीनिंग तक आपको नहीं आता तो आपकी स्टडी क्या है। तो ये जो सेशन है बहुत ही क्रूशियल्स है। आप देखते हैं कि राजनीति हर जगह पे है। आप घर में वर्ड सुन लेते हैं कि हाँ पॉलिटिक्स हो रहा है, फ्रेंड्स के साथ पॉलिटिक्स हो रहा है, ये वर्ड आप सुन लेते हैं, या ऑफिस में, क्लासरूम में, कॉलेज में, हर जगह आपको एक पॉलिटिक्स दिखता है। आखिर ये इसका मीनिंग क्या है? क्या पॉलिटिक्स खराब है या पॉलिटिक्स अच्छी है? कैसे इसको आप डिफ़ाइन करते हैं? कैसे हम कोई एक्टिविटी को वो पॉलिटिकल एक्टिविटी है या नहीं है आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इन सारे जो सवाल है उनका आंसर आपको इस लेक्चर में मिल जाएगा। पॉलिटिक्स वैसी ही है जैसे मान लीजिए हम दोस्तों के साथ कुछ खाने की जगह चूज करना चाह रहे हैं। तो बहुत सारे दोस्त होंगे, वो कहेंगे कि नहीं हमें नॉर्थ जो इंडियन है खाना वो पसंद है। कुछ फ्रेंड होंगे वो साउथ इंडियन खाना प्रेफर करेंगे, कुछ चाइनीज़ करेंगे। यानी कहने का कि उनका अपनी अलग अलग, जो लोग हैं उनकी अलग अलग प्रेफरेंसेज होगा। हर किसी को अपनी राय देना है, लेकिन सहमत उसमें जल्दी से नहीं होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि दोस्तों के साथ में जहाँ पे भी हम घूमने का प्लान करते हैं, कहीं बाहर आउटिंग का प्लान करते हैं, तो वो 90% एग्जीक्यूट नहीं होता है, क्योंकि अलग अलग लोगों के अपने अलग अलग प्रेफरेंसेस रहती है। तो ये देखते हैं कि राजनीति हर जगह है, लेकिन ये क्यों है, इसके आंसर को हम खोजने की आज कोशिश करते हैं। ठीक है। अगर हम डेफिनेशन देखें, आपको किसी भी इंटरव्यू में या किसी भी एग्जाम में वन लाइनर अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो आप यहाँ से कोई भी एक डेफिनेशन है वो उठा सकते हैं। जैसे पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स इज द एक्टिविटी ऑफ मेकिंग, प्रिजर्विंग एंड अमेंडिंग जनरल रूल्स इन सोसाइटी। पॉलिटिक्स या राजनीति वह गतिविधि है जिससे समाज में सामान्य नियम बनाए जाते हैं, संरक्षित किए जाते हैं, और जो पहले से बने हुए हैं उनको टाइम के अकॉर्डिंग अगर हमें लगता है तो उनमें संशोधन किए जाते हैं। पॉलिटिक्स सोसाइटी के लिए वही है जो ट्रैफिक रूल्स है, यातायात को या ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए। आप गौर करिए कि जो रोड पर रेड लाइट, येलो, ग्रीन, ये जो लाइट्स लगी हुई है, ये कितना इफ़ेक्टिव काम करती है, कैसे पूरे ट्रैफिक को मैनेज करती है। अगर रेड लाइट नहीं होगा, कोई भी अगर गाड़ी वहाँ पे नहीं रुकेगी तो फिर कोई भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि हर किसी को डर होगा कहीं से भी कोई भी गाड़ी कभी भी आ सकती है। तो ये जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं एक स्मूथ ट्रैफिक को जारी रखने के लिए, वैसे ही वही सेम काम सोसाइटी में पॉलिटिक्स का है, रूल रेगुलेशन बनाने का, जिससे जो इंसान के रूप में जो वाहन है वो एक सही दिशा में, सही वे में चले। तो राइट और लेफ्ट का जो एक ट्रैफिक का जो रूल्स बनाया है, लाइट्स का जो रूल बनाया है, तो ये यहाँ पे पॉलिटिक्स है वो काम करती है। अब सवाल आता है कि आखिर पॉलिटिक्स इमर्ज कहाँ से होती है, पैदा क्यों होती है पॉलिटिक्स? तो ये जो चीज़ देखने को मिला है कि किसी भी सोसाइटी में दो चीज़ें देखने को मिलता है। एक दिखता है कॉन्फ्लिक्ट और दूसरा मिलता है कोऑपरेशन। ये कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन क्या है? अगर हम बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट है आपका यहाँ पे कि अलग अलग लोग हैं, उनकी अपनी अलग अलग राय है। जैसे हमने अभी बात किया, खाने के लिए हम जा रहे हैं तो किसी को नॉर्थ इंडियन खाना है, तो किसी को साउथ इंडियन खाना है, तो किसी को अब जो है चाइनीज़ खाना है। ये जो है ये कन्फ्लिक्ट है जहाँ पे लोग एग्री नहीं होते हैं, उनके अलग अलग मत होते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ में उनमें एक कंसेंस बनता है, एक उनमें सहमति बनती है, क्योंकि वो आपस में डिस्कस और डिबेट कर रहे हैं और एक ऐसा रेस्टोरेंट चुनेंगे जहाँ पे उनके पसंद के हिसाब से खाना मिल जाए, या उसमें से जो कुछ लोग हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ वहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये इसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन, एक सोसाइटी में देखने को मिलता है। उसके कारण जो पॉलिटिक्स है वो इमर्ज होती है। अब आप गौर करिए कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है, तो लोग जो है वो अलग अलग हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनकी जो डिफरेंट नीड्स है, अलग अलग आवश्यकताएं हैं उनकी, और इच्छाएं हैं, वांट्स है। तो जो अलग अलग इच्छाएं होगा तो उनके बीच में एक जो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होंगे,
हितों का टकराव होगा और इसलिए वो एक कोई कॉमन जो डिसीजन है, कॉमन एक जहाँ पे वो एग्री कर पाए, एक ऐसा डिसीजन बनाएंगे। तो ये एक डिसीजन मेकिंग का एक प्रोसेस का पार्ट है जहाँ पे रिसोर्सेज है उनका सही वे में एलोकेशन हो सके, बंटवारा हो सके। एजुकेशन, हेल्थ, जॉब्स ये कैसे मिलेगा, इसके लिए रूल रेगुलेशन बनता है जिससे कि कन्फ्लिक्ट नहीं हो और मेंटेन ऑर्डर। तो लॉ एंड ऑर्डर भी सोसाइटी में बना रहे, जो आपको एग्जांपल बता रहा था ट्रैफिक वाला। तो सबसे पहले आपको बताना है कि डेफिनेशन, तो पॉलिटिक्स क्या है आप बता दोगे कि सामान्य जो जनरल रूल्स है सोसाइटी का वो बनाने के लिए, उनको बनाए रखने के लिए, संरक्षित करने के लिए, और अगर नीड होगा तो उसमें बदलाव करने के लिए। आगे हम देखते हैं कि कुछ जो स्कॉलर्स है वो कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे हन्ना अरेंट। ये आपको एग्जाम के जो प्रश्न के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है। हन्ना अरेंट है वो बोलते हैं पॉलिटिक्स क्या है, एक्टिंग इन कंसर्ट। हन्ना अरेंट क्या मानती है कि ये जो है पॉलिटिक्स है वो एक कंसर्ट में जो हम काम करते हैं उसकी तरह है। कॉन्सर्ट में सब लोग मिलकर एक काम करते हैं, एक उनका गोल होता है रिजल्ट देने का। तो जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट है उनको हम मिटाने के लिए, उनको हम ख़त्म करने के लिए हम एकजुट होकर कार्य करते हैं, तो वो पॉलिटिक्स है। ये डेफिनेशन आप याद रख लीजिएगा। ये वैसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन पॉलिटिक्स को एक्टिंग इन कॉन्सर्ट के रूप में डिफाइन करता है। ये लासवेल का एक डेफिनेशन है, वो आप याद रख सकते हैं कि पॉलिटिक्स इज़ द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ। कौन ये पॉलिटिक्स है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे में ये डिसाइड किया जाता है कि किसे क्या, कब और कैसे मिलेगा। तो जो हम जॉब की बात कर रहे हैं, जो सोसाइटी के रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो डिसाइड करना एक पॉलिटिक्स की एक्टिविटी के अंदर आता है। तो ये भी डेफिनेशन आपको याद रखना है, हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ। ठीक है, आगे भी ये आएगा। तो लासवेल या जो पावर का कॉन्सेप्ट है वहाँ पे हम और समझ सकते हैं। एक और डेफिनेशन है कि पॉलिटिक्स इज़ द वे पीपल मेक डिसीजन टुगेदर इन ए ग्रुप और ए सोसाइटी। राजनीति वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोग समूह या समाज में मिलकर निर्णय लेते हैं। तो ये जो आपको बताया है, आप ये एक डेफिनेशन याद रख सकते हैं या आप ये वाली एक याद रख सकते हैं, जिससे कि अगर आपसे कोई वन लाइनर क्वेश्चंस पूछे तो आप उसका जवाब दे सकते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है। तो आप सिंपली बोल सकते हैं पॉलिटिक्स जो है वो सोसाइटी में जनरल रूल्स रेगुलेशन बनाने की, डिसीजन लेने की एक प्रोसेस है। अब हम देखते हैं कि जो ये डेफिनेशन है वो बहुत ही ब्रॉडर है, वैग्यू है। ऐसा क्यों है? तो पॉलिटिक्स को जो देखने का, जो उसको डिफाइन करने के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स है, अलग अलग वे है, अलग अलग तरीके हैं जो पॉलिटिक्स को देखते हैं। ठीक है, तो हम कुछ एक वेज है उन पे हम बात करेंगे, कुछ एक पर्सपेक्टिव हम देखेंगे। एक पर्सपेक्टिव है जो पॉलिटिक्स को देखता है इज़ द आर्ट ऑफ गवर्नमेंट। क्या देखता है? शासन करने की एक कला के रूप में देखता है कि पॉलिटिक्स क्या है, ये एक आर्ट है जिसे आपको पढ़ाने के लिए एक आर्ट होना चाहिए, टीचिंग की आप में एबिलिटी होनी चाहिए। वैसे ही अगर आप कुछ दूसरा जॉब कर रहे हैं तो उसका आपके पास में हुनर है, आर्ट है। तो वैसे ही गवर्नमेंट को चलाने की ये एक आर्ट है। ठीक है, किसी गाड़ी को अगर आपको ठीक करना है तो जो ठीक करने वाला है, जो इंजीनियर है, वो उसकी एक अपनी स्किल्स है, उसकी अपनी एक कला है उसमें। तो वो जो कला है वो यहाँ पे भी पॉलिटिक्स में है। पॉलिटिक्स वाली कला किससे है? वो किस चीज़ को ठीक करता है? गवर्नमेंट की जो एक्टिविटी है उनको मैनेज करता है। रूल और लॉ में, ऑर्डर में कहीं कुछ गड़बड़ी आती है तो उनको करते हैं। तो ये जो है पर्सपेक्टिव कहाँ से ओरिजिन होता है? ये ग्रीक सिटी स्टेट से होता है, पोलिस से। ये जो वर्ड है पॉलिटिक्स, इसका ओरिजिन भी पोलिस से होता है। पोलिस क्या था? आज का जो हम नेशन स्टेट बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं, उस समय का वो स्टेट था ना, जो सिटी स्टेट था। एक सिटी होती थी, उसी में सारी एक्टिविटी होती थी, तो उसको पुलिस बोला जाता था। और पुलिस की जो एक्टिविटी है, यानी उस स्टेट को चलाने की जो एक्टिविटी है, उसको मैनेज करने की जो एक्टिविटी है, उनको पॉलिटिक्स बोला गया। ठीक है, तो ये जो पर्सपेक्टिव किस पे ध्यान देता है? गवर्नेंस पे, शासन पे, कानून के निर्माण पे, लॉ मेकिंग पे एंड अथॉरिटी सत्ता पे। ठीक है, डेविड ईस्टन है वो अपनी जो डेफिनेशन देते हैं पॉलिटिक्स के बारे में, बहुत बार पूछ ली जाती है। ये है अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। डेविड ईस्टन राजनीति को कैसे देखते हैं कि पॉलिटिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समाज में मूल्यों का अधिकृत आवंटन होता है। मूल्यों का यहाँ पे मीनिंग है, जो ये वैल्यूज है ना, यहाँ पे इसका मीनिंग होता है अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज का। वैल्यूज में आपके जॉब्स, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल वेलफेयर की स्कीम्स, ये सारी जो चीज़ें हैं समाज की, इनको ये वैल्यूज बोला गया है, सोशल वैल्यूज है। इनका कैसे अथॉरिटेटिव, यानी सही रूप से आधिकारिक, ये नहीं है कि किसी एक सेक्शन को ज़्यादा दिया जाता है, किसी को कम दिया जाता है, विधिक रूप से, कानूनी रूप से वो सही हो, वो बंटवारा करना,
वो एलोकेट करना ही राजनीति है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको याद रखना है। ये जो पर्सपेक्टिव है इसका एक क्रिटिक है। वो क्रिटिक क्या है? वो क्रिटिक ये है कि ये स्टेट सेंटर्ड एक्टिविटी है। जैसे आप यहाँ पे ना आर्ट ऑफ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट कहाँ पे होगा? राज्य में होगा। तो कह रहे कि नहीं नहीं, पॉलिटिक्स केवल इतना नहीं है कि वो केवल सरकार अच्छा चलाना आ रहा है तो आपको अच्छा पॉलिटिशियन माना जाए। पॉलिटिक्स तो इनफॉर्मल सेक्टर में भी होता है। जैसे आपको बताया कि एमएनसी वगैरह है, कॉरपोरेट क्षेत्र है, जो स्टेट का पार्ट नहीं है डायरेक्ट, तो वहाँ पे भी तो पॉलिटिक्स होती है। या ग्लोबल जो एरेना है, वैश्विक जो राजनीति है, वहाँ पे तो एनार्की सिस्टम है, कोई भी एक गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन जो कंट्रियों के बीच में भी तो पॉलिटिक्स होती है। तो ये जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है इसको इंक्लूड नहीं करता, इनफॉर्मल को इंक्लूड नहीं करता। तो ये जो पर्सपेक्टिव है वो सही नहीं है, इससे ये इसकी आलोचना करते हैं। चलिए दूसरा एक पर्सपेक्टिव देखते हैं। एक है वो पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं? वो पॉलिटिक्स को देखते हैं पब्लिक अफेयर्स के रूप में। पॉलिटिक्स वो है जो प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन प्राइवेट लाइफ के बियॉन्ड जितनी चीज़ें हैं, जो सार्वजनिक चीज़ें हैं, उनके बारे में अगर कोई डिसीजन लिया जाता है तो वो पॉलिटिक्स कहलाती है। जैसे फैमिली के आपका जो मामला है वो आप फैमिली या घर में परिवार में आप देखेंगे, लेकिन अगर वहाँ पे अलग अलग फैमिलियों के मामले आते हैं तो वो मामला सार्वजनिक हो जाता है और उससे रिलेटेड कोई भी रूल रेगुलेशन बनता है तो वो पॉलिटिक्स कहलाती है। अरिस्टोटल ने बोला था ना कि मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल। वो संभाव से पॉलिटिकल है, जहाँ पे भी जाएगा वो वहाँ पे अपने पॉलिटिक्स का पॉलिटिकल कुछ जो डिसीजन वो लेता रहता है। तो जो पब्लिक और कलेक्टिव जो मिलजुल के जो डिसीजन लेते हैं लोग, वो जो प्रोसेस है वो पॉलिटिक्स कहलाती है। ठीक है, जितने भी सार्वजनिक मामले हैं वो उनके बारे में कोई भी रूल रेगुलेशन बनाना, कोई भी डिसीजन लेना पॉलिटिक्स का पार्ट है, वो पॉलिटिक्स कहलाती है। फेमिनिस्ट इसका क्रिटिक करती है कि ये जो आप बंटवारा करते हो प्राइवेट एंड पब्लिक में, ऐसा कुछ नहीं है। फैमिली के मारे जैसे रिलीजन है उसको एक पर्सनल मैटर बोल दिया जाता है। तो ये जो फेमिनिस्ट क्रिटिक है वो इसका करता है कि जो पर्सनल की जो आप बात कर रहे हो वो भी पॉलिटिकल है। और कैसे पॉलिटिकल है? कि आप फैमिली के अंदर का जो मैटर है, महिला, उसको इक्वल राइट्स नहीं देना चाह रहे हो, तो मैन एंड वीमेन, आप बाहर की जो एक्टिविटी है उनको बोल रहे हो कि वहाँ पे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, ये जो पॉलिटिक्स का जो एरिना है उसमें डिसीजन लिया जाता है। लेकिन क्या घर में इक्वलिटी की बात नहीं होनी चाहिए? क्या उनको लिबर्टी नहीं मिलना चाहिए? तो ये कोई एक घर की बात नहीं है, ये सब घरों की बात है। तो यहाँ पे कलेक्टिव आ गया, इसमें भी सारी महिलाओं के ये कंसर्न की बात है, तो ये कलेक्टिव हो गया। तो जब कलेक्टिव हो गया तो ये सार्वजनिक है। तो कोई भी यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक का मामला नहीं है, जितने भी ये जो एरिया है ये सबके हित का है, सार्वजनिक ये इश्यू है। तो इसलिए इस पे जो है वो ये जो अप्रोच है कि पब्लिक अफेयर्स की एक्टिविटी को पॉलिटिक्स बोला जाता है, वो सही नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई पब्लिक अफेयर्स है ही नहीं, या प्राइवेट और पब्लिक में कोई अंतर नहीं है। एक और जो कॉन्सेप्ट है, पर्सपेक्टिव है, वो है पॉलिटिक्स को वो देखता है कि पॉलिटिक्स एज कंप्रोमाइज एंड कंसेंसस। राजनीति क्या है? राजनीति समझौता करना या सर्वसहमति, समझौता या सर्वसहमति के रूप में वो देखते हैं। राजनीति क्या प्रोसेस है? वह ऐसी प्रोसेस जहाँ पे कंप्रोमाइज़ किया जाता है, समझौता किया जाता है या सर्वसहमति बनाई जाती है, उसका है। जैसे बर्नार्ड क्रिक, ये इनकी डेफिनेशन है कि पॉलिटिक्स एज रिजोल्विंग कॉन्फ्लिक्ट थ्रू निगोशिएशन एंड कंप्रोमाइज। पॉलिटिक्स एक ऐसी गतिविधि है जहाँ पर समझौते से, निगोशिएशन से और जो बातचीत से ये संघर्ष को समाप्त करने की कोशिश की जाती है। अब आप समझिए, अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको अगर हम बातचीत से अगर हल नहीं करेंगे तो क्या होगा? वॉर हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो क्या लाएगा? और ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस लाएगा। तो हर सोसाइटी में जहाँ पे अलग अलग व्यू है, वो लोग पॉलिटिक्स के थ्रू वॉर को नहीं चुनेंगे, युद्ध को नहीं चुनेंगे। अगर वहाँ पे पॉलिटिक्स होगा तो पॉलिटिक्स के थ्रू उन जो संघर्ष है उनको बातचीत से या समझौते से हल करने की कोशिश करेंगे। आपने देखा होगा पार्लियामेंट है, उसमें और क्या एक्टिविटी होती है? अलग अलग पार्टियां हैं, बहुत ज़्यादा उनमें बहस होगा, बहुत ज़्यादा उनमें आपने देखा होगा हीटेड डिबेट है वो होते रहते हैं। लेकिन फिर एक लॉ बनता है और लोग उसको क्वेश्चंस नहीं करते हैं, उस पर एग्री करते। तो एक प्रोसेस है ये, वो अपने कानून को या उस पूरा जो प्रोसेस है उसको तो बाइकआउट नहीं करते हैं, उसमें रह के ही वो वोटिंग करते हैं, और वोट अगर उनके फेवर में आता है तो लॉ बनता है, नहीं आता है तो वो लॉ नहीं बन पाता है। तो ये प्रोसेस है। ये पर्सपेक्टिव है वो बेसिकली लिबरल पर्सपेक्टिव है। लिबरल आप जानते हैं कि समझौते की बात करता है, कंप्रोमाइज़ की बात करता है, कंसेंसस की बात करता है, कॉन्फ्लिक्ट की वो बात नहीं करता है। और ये एक पीसफुल एग्जिस्टेंस रहता है, अलग अलग व्यू है लेकिन साथ में रह रहे हैं, उनके बीच में मतभेद है,
ठीक है, मतभेद तो है लेकिन मनभेद नहीं होता है, यानी वो उस प्रोसेस से बाहर नहीं जाते हैं, डायलॉग करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, और जो रूल ऑफ लॉ है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है, जो एक फ्रेमवर्क बना हुआ है, वो उसके दायरे में रहते हैं। इसकी क्रिटिक क्या है इस पर्सपेक्टिव की? इस पर्सपेक्टिव की क्रिटिक है कि ये बाइस्ड है, ये केवल जो प्लूरिस्टिक डेमोक्रेसी है, जो लिबरल डेमोक्रेसी है, उसी की ये बात करता है। ये उन चीज़ों को ओवरलुक कर देता है कि अगर कुछ सोसाइटी ऐसी भी है जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, जहाँ पे निगोशिएशन, कंप्रोमाइज़ और जो पॉलिटिकल एक्टिविटी की ये जो बात कर रहा है वो नहीं होती है, वहाँ पे डिसीजन लोगों के द्वारा ऐसे कम्पिटिटिव बेस पे नहीं लिया जाता है, जैसे नॉन डेमोक्रेटिक है, अथॉरिटेरियन चाइना है। वहाँ पे तो इंडिया की पार्लियामेंट की तरह आपस में बहस नहीं होगी, अलग अलग व्यूज़ नहीं होंगे, क्योंकि सिंगल एक पार्टी है, वही डोमिनेट करती है, एक ही आइडियोलॉजी है, वो वहाँ पे डोमिनेट करती है। तो ये जो पर्सपेक्टिव है वो एप्लीकेबल वहाँ पे नहीं है। चलिए एक और हम आगे देखते हैं इसका पर्सपेक्टिव, वो है पॉलिटिक्स एज पावर। कुछ जो स्कॉलर्स है वो राजनीति को पावर के रूप में देखते हैं, और पावर के रूप में कैसे देखते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है, राजनीति क्या है? राजनीति शक्ति है, और शक्ति है वो किस किस रूप में शक्ति है? देखिए, शक्ति है किस डिसीजन मेकिंग के थ्रू दिखाया जाता है। अगर जब डिसीजन हो रहा है और किसी का जो डिसीजन है वो डोमिनेट है, हम 10 लोग बैठ के अगर हम किसी चीज़ पे, खाने पे चर्चा करें कि कहाँ जाना चाहिए, और जो पावर होगा जिसमें, हो सकता है उसका पावर है वो अच्छे आर्ग्यूमेंट देने पे हो, पावर है उसका कन्विंस करवाने से हो, और वो बोल दे कि चलो हम ये एक रेस्टोरेंट है उसको हमने फिक्स कर लिया है और सबको उसी में जाना है, तो ये भी एक पावर का रूप है। तो वो जब निर्णय निर्माण होता है वो है, इसमें वो डायरेक्ट कंट्रोल करता है दूसरे के एक्शन पे और आउटकम पे, कि जो रिजल्ट होगा जो रेस्टोरेंट में जाने का वो ये डिसाइड करेगा। तो पॉलिटिक्स कैसे रिफ्लेक्ट होती है? पावर के रूप में, पावर है उसको कन्विंस करने का। या होता है एजेंडा सेटिंग। एजेंडा सेटिंग का होता है कि कौन सी बात पे बात करना है, कौन सी बात पे नहीं करना, ये एजेंडा सेट कर देता है, एक माहौल बना देता है, उसी के सारे इर्द गिर्द रहता है। तो ये पावर का है। आपने देखा होगा कि लीडर्स लोग हैं वो मीडिया के थ्रू कुछ अपने एक मुद्दे पे ले आते हैं और उसी के अराउंड पॉलिटिक्स करवाते हैं। अभी बीजेपी का जो लगातार जीत हो रहा है हर जगह, वो यही कह रहे हैं कि विपक्ष के पास मुद्दा ही नहीं है, और ये कोई ना कोई एक एजेंडा सेट कर देते हैं और उसके खिलाफ, उसके अराउंड उनको बात रखना पड़ता है। जैसे एंटी हिंदू का, तो राहुल गांधी अगर कोई अपना जो स्पीच देते हैं उसमें से कोई ऐसी बात ले आएंगे जो उन्हीं के अगेंस्ट जो अप्लाई की जाती है कांग्रेस पार्टी के, और पूरा इलेक्शन उनको अपने आप को डिफेंड करने में कि हम एंटी हिंदू नहीं है, ये डिफेंड करने में चला जाता है। तो ये जो एक प्रोसेस है ये एजेंडा सेटिंग की है। तो यहाँ पे भी पावर रिफ्लेक्ट होता है। और एक पावर है वो थॉट का, विचारों का कंट्रोल है, विचार नियंत्रण करता है। कैसे करता है विचार नियंत्रण? ये करता है आप में ऐसा एक डिजायर या बिलीफ या आइडियोलॉजी, इस पे जो स्कॉलर है काम करने वाले, ये डेहल, ब्रिज और लुकेस, ठीक है, ल्यूकस, ये आप देख सकते हो, ये काम करते हैं कि कैसे शक्ति है वो आपको बाहर से नहीं दिखेगा कि वो डरा रहे हैं, आपको मार रहे हैं। वो पावर को एक ऐसे रूप में देखते हैं कि आप खुद उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। यहाँ पे आप ऐड करते हैं ना हेजेमनी का जो कॉन्सेप्ट है आइडियोलॉजी वाले में, कि कैसे हम उनकी बातों से प्रभावित होके उनकी जो डिमांड या जो वो जैसा आउटकम चाहते हैं वैसा हम खुद से ही मानने लग जाते हैं। ठीक है, पावर का एक रेडिकल पर्सपेक्टिव है। रेडिकल पर्सपेक्टिव वो है या इसको क्रिटिकल, कि जो एस्टेब्लिश थ्योरीज है उनको क्रिटिसाइज करते हैं, एकदम से एक नया पर्सपेक्टिव देते हैं, वो है मार्क्सिस्ट है। तो वो पावर को कैसे देखते हैं, पॉलिटिक्स को, सॉरी यहाँ पॉलिटिक्स का है रेडिकल पर्सपेक्टिव, वो कैसे देखते हैं? मार्क्सिस्ट लोग देखते हैं पॉलिटिक्स को क्लास डोमिनेंस, कि पॉलिटिक्स क्या है उनके लिए, तो सुपर स्ट्रक्चर में पॉलिटिक्स है, बेस है वो इकोनॉमी है, लेकिन पॉलिटिक्स क्या काम करती है कि क्लास के डोमिनेंस को बनाए रखती है। उनकी जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है, कैपिटलिस्ट बिलीफ्स है, उनको लोगों में बैठाती है। और इसकी मुक्ति जो है वो क्या है? क्लास स्ट्रगल है। तो उसी से क्लास डोमिनेशन को ख़त्म किया जा सकता है। दो वर्ग है तो एक वर्ग का जो प्रभुत्व है उसको बनाए रखने में राजनीति जो है वो हेल्प करती है। ठीक है, ऐसे इसी चीज़ को जेंडर पे अप्लाई करती है। फेमिनिस्ट जो थिंकर है वो कहते हैं कि ये जो पॉलिटिक्स है इसमें जेंडर पावर डायनेमिक्स है। जो आप पहले बताया था कि प्राइवेट और पब्लिक का डिबेट, यहाँ पे भी सेम वो है कि जो पॉलिटिक्स का एरिया है वो जो पुरुष है उनका एरिया है, वो महिलाओं का एरिया नहीं रहा है। इसलिए जो सारे पॉलिटिकल जो एक्टिविटी हो रही है वो पुरुषों के हित में हो रही है, पुरुषों के द्वारा हो रही है, इसमें महिलाओं का जो है वो रोल नहीं है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ की कॉन्सेप्ट्स इन पॉलिटिक्स, कि कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो पॉलिटिक्स को जब हम डिफाइन करते हैं या समझते हैं तो हमारे सामने आते हैं। इसमें हो सकता है आपसे कुछ एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कौन से
इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि कौन से कॉन्सेप्ट्स है, तो एकदम आप रिकॉल कर पाओ, एकदम आप बता पाओ। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो एक है अथॉरिटी का, जो आप अच्छे से जानते ही होंगे। अथॉरिटी क्या होती है? देखो, पावर और अथॉरिटी में क्या डिफरेंस है। लेजिटिमेट पावर जो है, वेद शक्ति, वो अथॉरिटी कहलाती है। वेद शक्ति का क्या मीनिंग होता है ये समझ लीजिए। शक्ति आप जानते हैं पावर है, वो आप पावर है वो कोएसिव हो सकता है, आप डरा के भी काम करवा सकते हैं, बिना डराए भी करवा सकते हैं। लेकिन जब लोगों की उसमें सहमति हो, लोग बोले कि नहीं इसको हम पावर देते हैं, लेवियाथन को पावर दिया गया था तो लोगों की सहमति थी, तो वो वेद हो गई है, ठीक है, लेजिटिमेट हो गई है। तो लेजिटिमेट है, इसका आप नेक्स्ट पेपर देख सकते हो। तीन तरह की अथॉरिटी की बात करते हैं, ट्रेडिशनल है, कैरिस्मेटिक है और लीगल रीजनल है। तो कैरिस्मेटिक जो आप देख सकते हैं कि कौन सी क्रिस्मेटिक होगा। क्रिस्मेटिक वो होगी जो किसी एक लीडर को फॉलो करे, जैसे गांधी का या नेहरू का, अभी मोदी का, ये क्रिस्मेटिक लिस्ट में से लोग उसको दे रहे हैं कि नहीं हमें पूरा जो पावर है वो हमारे लीडर में हमें देना है। तो ये आपके सामने क्रिस्मेटिक हो गई है। ट्रेडिशनल होती है अगर किसी रिलीजियस बॉडी में या ट्राइबल सोसाइटी में जो सत्ता होती थी वो ट्रेडिशनल हो गई। लीगल रेशनल, किसी कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों ने डिसाइड करके किया है तो वो लीगल रेशनल हो गई। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये तीनों उनकी कॉन्सेप्ट्स हैं। अब शक्ति है, अब शक्ति से लेजिटिमेटी हटा दीजिए, लेजिटिमेसी, और वो पावर के रूप में आ गया। पावर पे हमने अभी बात किया ही है, इसमें क्या क्या है, फोर्स है, इन्फ्लुएंस है। फोर्स सबसे लास्ट में यूज करते हैं, पहले इन्फ्लुएंस है, मैनिपुलेशन है, किसी न किसी वो क्षमता जिसके थ्रू कोई भी जो डिजायर्ड आउटकम चाहता है, जैसा वो रिजल्ट चाहता है वो प्राप्त करने की कोशिश करता है, और वो अगर सफल होता है तो वो एक्टिविटी पावर कहलाती है। स्टेट को आप जान रहे हो, एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है गवर्नमेंट का, कैसे वो चलाया जाता है, तो ठीक है, स्टेट के बारे में आप ऑलरेडी जान रहे हो। संप्रभुता के बारे में, सॉवरेनिटी, कोई भी स्टेट है उसके पास में ये एक अथॉरिटी होता है, सुप्रीम अथॉरिटी है ये। इंटरनल और एक्सटर्नल, वो किसी भी रूप से किसी दूसरी जो शक्ति है, जो पावर है, उससे गवर्न नहीं होगा, ठीक है। एक आता है सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी का वो एरिया है जहाँ पे ऑटोनोमस ग्रुप, जो आपने क्रिटिक गवर्नमेंट का जो पॉलिटिक्स एज ए आर्ट ऑफ गवर्नमेंट, ये वाला जो डेफिनेशन का क्रिटिक था वो ये था कि वो स्टेट के कंट्रोल से बाहर उनकी एक्टिविटी होती है, ऐसे सिविल सोसाइटी कहला, जैसे एनजीओ हो गया, ठीक है, जो बाहर जो स्टेट नहीं है वो जो एक्टिविटी करते हैं तो वो भी पॉलिटिक्स को इफेक्ट डालते हैं, तो ये हो गया। अब आता है कंसेंस, जो कंसेंस का है कि कन्फ्लिक्ट को कैसे निगोशिएशन से रिजोल्व करते हैं, कैसे सोसाइटी गवर्न होती है, तो एक सर्व सहमति बनती है, कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स डिसाइड करते हैं। जो हॉब्स का लेवियाथन था उनमें भी तो कंसेंस बना, तो लेवियाथन को पावर दिया गया था। जॉन लॉक की जब आप थ्योरी पढ़ते हैं, सेकंड जब ट्रीटी होता है उनमें समझौता होता है, सामाजिक समझौता वाला, तो उसमें भी तो लोगों के बीच में कंसेंस बनता है, तब एक नई जो गवर्नमेंट है वो इस्टेब्लिश की जाती है, ठीक है। और उसमें ये होता है कि अलग अलग जो मेथड्स हैं या लोगों के अलग अलग जो उनकी उनके बीच में डिफरेंसेस है, उनको कैसे मिटिगेट किया जाएगा, कैसे उनको हल किया जाएगा, इन सारी चीज़ों में। अब ये जो की कॉन्सेप्ट है इनको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे दिया गया है। अगर किसी को बेसिक आइडिया नहीं है तो एक बार आप वीडियो को रोक के इनको एक बार आप देख सकते हो, तो इनको थोड़ा और डिटेल में आप समझ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। पावर को आप देख रहे हो, स्टेट को आप देख रहे हो, स्टेट है जिसमें आपका गवर्नमेंट है, जुडिशरी है, ब्यूरोक्रेसी है, ये सारे एलिमेंट आते हैं। और आप ऑलरेडी जानते हो कि जो मॉडर्न स्टेट है उसके 4 जो है वो एलिमेंट है, ठीक है। तो 4 एलिमेंट है वो आप बता सकते हो कमेंट में, अगर किसी को नहीं आ रहा है तो आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, ऐसा और कंटेंट अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में दिया होगा उसका लिंक। तो इससे हम आपके साथ में और इसका जो पीडीएफ है वो भी शेयर कर पाएँ। चलिए, ये है सॉवरेनिटी का, संप्रभुता क्या होती है इसको आप देख सकते हो, और सिविल सोसाइटी क्या है इसको डिटेल में देख सकते हो, जिसमें एनजीओ है, ट्रेड यूनियन है, कम्युनिटी ग्रुप है, ठीक है, ये सिविल सोसाइटी में होता है। और कंसेंस जो है, अलग अलग जो तरीके हैं, अलग अलग लोगों का जो मांग है उनके बीच में एक सहमति बनाना कंसेंस है। चलिए, अब हम देख लेते हैं कुछ अप्रोचेज। ये आपके पॉलिटिकल थ्योरी का जब पार्ट करोगे कि व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, तब भी आएगा। अब हम सिर्फ देख रहे हैं पॉलिटिक्स को। अब यहाँ पे हम पॉलिटिकल थ्योरी या पॉलिटिकल साइंस एज ए सब्जेक्ट, एज ए डिसिप्लिन वो नहीं देख रहे हैं, सिंपली ये देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स जिसको अराउंड हमारे इतनी पूरी स्टडी है वो है क्या। तो इसको स्टडी करने के लिए, इसको देखने के लिए क्या क्या अप्रोचेज है। सबसे पुरानी जो अप्रोच है वो आप जान रहे हो, नॉर्मेटिव है, जिसको फिलोसफिकल भी बोलते हैं, हिंदी में जिसको नैतिक या दार्शनिक भी बोलते हैं। इसमें आप थिंकर देख सकते हो, अरस्तु, प्लेटो, रोल्स, ये थिंकर्स इसमें आते हैं। और नॉर्मेटिव या फिलोसफिकल अप्रोच क्या है, ये
जो पॉलिटिक्स का जो एरिना है, पॉलिटिक्स का जो दायरा है, उसको कैसे स्टडी करते हैं, कुछ सिद्धांतों से, ऐसे जो नैतिक या दार्शनिक जो सवाल है उससे करते हैं, आदर्शों से ये करते हैं। क्या है उसमें, जैसे न्याय क्या है, लोगों को कैसे न्याय मिलना चाहिए, अच्छा शासन कौन सा होता है, राजा के क्या गुण होने चाहिए, राजा यानी सरकार के या जो रूल करेगा उसके क्या गुण होने चाहिए, इन सब पे ये चर्चा करते हैं। ठीक है, सिंपल सा है। इसी का जो एकदम आप विपरीत कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, तो वो आ जाता है एम्पिरिकल। अब ये यहाँ पे फिलोसफिकल नहीं है, यहाँ डिस्क्रिप्टिव है, इसको इसका वर्णन कर रहे हैं, ये अनुभवजन्य है। ये अगर आप इसमें देखेंगे ऑब्जर्वेशन है इसमें, और वो एक ऑपरेट, जैसे मैकियावेली, मोंटेस्क्यू, ये जो स्टडी आया, कॉन्स्टिट्यूशन का स्टडी करने लग गए, जो एक्चुअल में जो हो रहा था उसका जो ये स्टडी कर रहे थे, उसका आप कह सकते हो कि ये जो एरिया है वो जो अप्रोच है वो एम्पिरिकल अप्रोच है, वो डिस्क्रिप्टिव अप्रोच है। ठीक है, एक जो अप्रोच है वो है नेक्स्ट व्यवहारवादी ना, बिहेवियरलिज्म। व्यवहारवाद क्या बात करता है, व्यवहारवाद बात करता है कि ये जो एम्पिरिकल, इसका एक एडवांस रूप है कि हम पॉलिटिक्स को कैसे समझेंगे, पॉलिटिकल बिहेवियर से, इंसानों का कैसे कोई डिसीजन लेता है। इलेक्शन है तो उसमें कास्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या उनको पैसा दिया जाए वो इम्पोर्टेंट है, उनको कौन से फैसिलिटी, कौन कौन से उनके लिए अनाउंसमेंट किए जाए वो इम्पोर्टेंट है, कौन से चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही है, इन सारी चीज़ों को देख के उनको समझना, तो ये जो है वो व्यवहारवाद में आता है। ठीक है, तो इसकी अप्रोच की जो आलोचना है वो भी है कि ये जो नैतिक सवाल, सही गलत को देख के एनालिसिस नहीं करते हैं। अगर लोग हैं वो पैसों में वो अपने वोट दे रहे हैं या वो शराब के बदले भी वोट दे रहे हैं, तो ये बोलेंगे हाँ इससे ज़्यादा वोट मिल रहा है, तो कैंडिडेट जो पॉलिटिक्स का जो पार्ट बनने जा रहे हैं वो भी वही काम शुरू कर सकते हैं। तो जो ये अप्रोच है उसका ये है कि यहाँ पे सही गलत को वो डिसाइड नहीं करते और बस ये देखते हैं कि कैसे लोग रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे उनकी एक्चुअली जो बिहेवियर है उनको ये स्टडी करने की कोशिश करते हैं। एक अप्रोच है रेशनल चॉइस थ्योरी, युक्ति संगत चयन सिद्धांत। ये इंडिविजुअलिज्म से ही उभर के आया कि कोई भी इंसान है वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को आगे रखता है, अपना खुद का ही देख के काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि उनके व्यवहार को समझा जाए कि उनका क्या सेल्फ इंटरेस्ट है, किस कंडीशन में वो कैसे डिसीजन लेता है, ये चीज़ों का जो स्टडी होगा वो यहाँ पे स्टडी किया जाता है। अब आप देखिए, ये जो सोशल और कल्चरल फैक्टर है उसको ये इग्नोर कर देता है, ये उसको नहीं मानता है, ये इसकी क्रिटिक है। रेशनल चॉइस थ्योरी है, उसका क्या कहना है कि इंसान जो है वो इंडिविजुअल अपने आप में एक अलग है, वो समझदार है, विवेकशील है, रेशनल है, तो वो अपने हिसाब से डिसीजन लेता है। लेकिन इसके क्रिटिक करने वाले बोलते हैं कि नहीं नहीं, कोई भी इंसान ऐसे डिसीजन नहीं लेते हैं, उसके डिसीजन लेने के पीछे बहुत सारे जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कारण होता है, उनको वो देख के डिसीजन लेता है, तो उनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एक अप्रोच है न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। तो इंस्टीट्यूशनलिज्म तो जो परंपरागत था, जो नॉर्मेटिव थी उसमें आ गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो कंपेयर कर रहा है। न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म है, ये जो अप्रोच है वो है आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों का वो स्टडी करता है कि अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है। जैसे फॉर्मल, आप देखिए फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस क्या है, पार्लियामेंट है। इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस क्या है, ट्राइब, कास्ट, जेंडर, ये इंस्टीट्यूशन कहलाते हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, इंस्टीट्यूशन ऑफ, ठीक है, अलग अलग जो कल्चर के अकॉर्डिंग या रिलीजन के अकॉर्डिंग, ये भी हमारे पॉलिटिकल बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे शेप करते हैं, इस चीज़ पे ये जो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म है वो फोकस करता है। अगर आप मान लीजिए कि किसी भी स्टेट में कास्ट बेस पे रिजर्वेशन की डिमांड के लिए मूवमेंट हो गया और सारी कास्ट एक तरफ लामबंद हो गई, तो जो गवर्नमेंट में है अगर उनकी डिमांड नहीं मानी जाती है तो ये अज्यूम किया जाता है ना कि ये जो सेक्शन है ये एंटी गवर्नमेंट वोट डालेगा और इस गवर्नमेंट को बहुत नुकसान होगा, या ये गवर्नमेंट अब नहीं आ सकती दोबारा। तो ये ऐसा जो इफेक्ट डालने वाला है, ये इसके थ्रू भी हम पॉलिटिक्स का स्टडी करते हैं। और एक क्रिटिकल अप्रोच है जो पहले से एस्टेब्लिश है उनको क्रिटिक करती है, तो मार्क्सिस्ट है या नियो मार्क्सिस्ट है। तो आप देखते हो कैसे वो क्रिटिक करते हैं पॉलिटिक्स एज क्लास स्ट्रगल, राजनीति को जो क्लास का डोमिनेंस है उसको दूर करने की एक प्रोसेस के रूप में देखते हैं। फेमिनिस्ट है, वो जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं। जो पॉलिटिक्स का जो पहले का एरिया है, अभी जो मौजूद एरिया है वो क्या है, वो मैन डोमिनेटेड है, पेट्रियार्कल है, तो उसको हमें ओवरथ्रो करना है और एक इक्वलिटी बेस पे जो पॉलिटिक्स है उसको इस्टेब्लिश करना है। कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है वो पॉलिटिक्स को डिफाइन करते हैं कि ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है, सोसाइटी में जो भी वैल्यू
जो पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स, पॉलिटिकल सेटअप, रूल रेगुलेशन एस्टेब्लिश है, वो कुछ लोग जो है उन लोगों की सोच का वो परिणाम है। तो ये सोशली क्रिएटेड है। जैसे आपको आता है ना कि सेक्स एंड जेंडर में डिफरेंस, तो वैसा ही कि जो जेंडर जो है वर्ड, वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है, सामाजिक रूप से बनाया गया है। इसलिए सिमोन द बुआ क्या बोलती है कि महिलाएं जो है, लड़की जो है, महिलाएं पैदा नहीं होती, उनको बनाया जाता है। ठीक है, तो ये आ गया। एक ये है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का क्या मीनिंग है? ये भी जो सोसाइटी का डीकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, जो पहले से सिस्टम था उसको क्रिटिक करते हैं, और ये बोलते हैं कि पॉलिटिक्स जो है, तो या जो पावर है, जो पॉलिटिक्स का सिनोनिम से यहाँ मानते हैं, वो डिस्कोर्स और लैंग्वेज के थ्रू रिफ्लेक्ट होता है, वो उसमें समाहित है। जैसे पॉलिटिकल जितने भी डिबेट है, या लिबरल डेमोक्रेसी को सबसे अच्छा माना जा रहा है, हर जगह उसको किया जा रहा है लिबरल सिस्टम को, तो एक ऐसा लैंग्वेज, एक ऐसा डिस्कोर्स तैयार किया जाता है जिस पे लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सहमति बन जाती है, उनका ओरिएंटेशन उस तरफ बन जाता है। तो ये जो डिस्कोर्स है, ये पावर को जनरेट करता है। इसलिए माइकल फूको बोलते हैं ना कि पावर इज़ नॉलेज और नॉलेज इज़ पावर। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ आपके सामने अप्रोचेस है। अब एक सवाल आ सकता है कि ये पॉलिटिक्स है, ये ज़रूरी क्यों है, क्यों इतनी अनिवार्य है? तो आप बोल सकते हैं, उसमें आंसर दे सकते हैं कि एक सोसाइटी में जो है वो विविधता देखने को मिलती है, इतने सारे डिफरेंसेज है, और जब तक डिफरेंसेज रहेंगे, डाइवर्सिटी रहेगी, तब तक हमें पॉलिटिक्स की नीड पड़ेगी। कि अगर सारे लोग एक साथ एग्री कर रहे हैं तो कोई कन्फ्लिक्ट ही नहीं है, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है तो कोई किसी से कोई किसी के साथ में कोई संघर्ष नहीं होगा, कोई केस नहीं होगा, फिर लोगों को सब अपने अकॉर्डिंग आराम से वो चल सकता है एक सिस्टम। सो हमारा जो ट्रैफिक का जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर सारी गाड़ियाँ वन बाय वन, सारे उनको अगर पता है रूल का, अगर वो चलेगी, तो फिर ट्रैफिक के जो रूल्स है, ये जो जगह जगह पे बैरिकेड लगाते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, अलग 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 कोई लोग वो गाड़ी को फास्ट चला रहे हैं, कोई स्लो चला रहे हैं, किसी को राइट जाना है, किसी को लेफ़्ट टर्न करना है। तो ये डाइवर्सिटी है, सोसाइटी में भी ऐसी विविधता है। तो जब तक विविधता होगी तो लोगों के अलग अलग लोग हैं, तो उनके ओपिनियन भी अलग अलग होंगे, उनके इंटरेस्ट भी अलग अलग होंगे, हित भी अलग होंगे, उनके मूल्य भी अलग होंगे। जो मुस्लिम सोसाइटी में आपके मूल्य हैं वो ज़रूरी नहीं है हिंदू में भी वैसा हो, या बुद्धिस्ट है उसको अलग से हो। तो ये जो मूल्य, इंटरेस्ट, ओपिनियन, इनके थ्रू क्या होता है, असहमति आ जाती है, और उससे ये इन असहमतियों को मेडिटेट करके या बातचीत करके उनको हल करने का जो प्रोसेस है, वो कौन देता है? वो पॉलिटिक्स देती है। इसलिए पॉलिटिक्स हमारे लिए अनिवार्य हो जाती है, उसको हम मिस नहीं कर सकते। एक चीज़ ये, सेकंड ये है, पॉलिटिक्स क्यों ज़रूरी है? क्योंकि संसाधनों की कमी है, स्केर्सिटी है, संसाधन इतने नहीं है कि जो जितना चाहे उतना ले सकता है। तो इसलिए उनको पाने के लिए लोगों में कन्फ्लिक्ट हो सकता है। अभी रिजर्वेशन है, उसकी अलग अलग कास्ट में डिमांड होती है, वो क्या रीज़न है? क्योंकि नौकरियां कम है, और हमारे कम्युनिटी को ज़्यादा नौकरियां मिले, हमारे कम्युनिटी को ज़्यादा रिसोर्सेज मिले, इसके लिए वो इसके लिए फ़ाइट करते रहते हैं। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आ जाती है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और मांग है उनकी अपनी अलग अलग है, तो उसको कैसे ये रिसोर्सेज है उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो, कैसे लोगों में वितरित किया जाए, अलग अलग समूह के साथ बातचीत करके एक फेयर जो सिस्टम बनाया जाता है, उसकी ये बात करता है। ठीक है, तो ये आप समझ रहे होंगे। थर्ड, इसकी नीड क्यों है? क्योंकि सोशल ऑर्डर के लिए, सामाजिक जो ताना बाना है, सामाजिक सिस्टम बना रहे, जो ट्रैफिक रूल्स आपको बता रहा हूँ बार बार, वो बना रहे, इसलिए ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर पॉलिटिक्स नहीं होगा, नियम कानून कायदे ये नहीं बनेगा, तो पूरा सोसाइटी है वो क्लैप्स कर जाएगा। तो अगर ये सवाल पूछा जाता है तो आई होप आप अच्छे से आंसर दे सकते हो। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ये पॉलिटिक्स क्यों इम्पोर्टेंट है। ये आपके किसी भी इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि जो क्यों इसका स्टडी होना चाहिए। इसका आंसर आप ऐसे दे सकते हो कि पॉलिटिक्स का जब हम स्टडी करते हैं तो ये डेवलप्स क्रिटिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग, क्योंकि अलग अलग कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, और उनको अगर हम पढ़ते हैं कि कैसे डिसीजन लिया जाता है, कैसे पावर है वो काम करता है, इन सारी चीज़ों को अगर पढ़ा जाता है तो वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। पॉलिटिक्स के थ्रू ही हम उन चीज़ों को सीख सकते हैं। ठीक है, सेकंड है फोस्टर्स इन्फॉर्म्ड सिटीजनशिप एंड सिविक एंगेजमेंट। जब पॉलिटिक्स होगा तो पॉलिटिक्स के थ्रू ही जो सिटीजन्स है वो एजुकेट होंगे पॉलिटिकली, हम जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसके बारे में जानेंगे, उसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, लोगों को ज़्यादा जागरूक करेंगे। तो इसको भी, इसका पॉलिटिक्स का जब हम स्टडी करेंगे तो हमें ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। थर्ड वन है एनेबल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटल स्ट्रक्चर एंड पावर डायनेमिक्स।
हमें ये भी समझ में आता है कि कहाँ पे हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें पावर है वो कैसे काम करते हैं। ये सारी चीज़ें भी हम इसमें समझ सकते हैं कि कैसे जो पावर है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगर पॉलिटिक्स नहीं होती, उसमें पार्टिसिपेट महिलाएं नहीं करती, तो ये जो पेट्रियार्कल सिस्टम है इसके खिलाफ वो नहीं लड़ती, तो उनको इक्वलिटी के इतने सारे जो राइट्स मिले वो नहीं मिलते। ऐसे ही कास्ट बेस पे डिस्क्रिमिनेशंस था, अगर वो फाइट नहीं करते तो आज रिजर्वेशन नहीं मिलता। ऐसे ही यूएसए की सोसाइटी में जो ब्लैक एंड वाइट के बीच में डिफरेंसेस थे, जो स्लेवरी थी, अगर उसके खिलाफ ब्लैक्स नहीं लड़ते तो आज उनको वहाँ पे उतने राइट्स नहीं मिलते, क्योंकि उनको अवेयर ही नहीं होते वो अपने अधिकारों से। तो ये आप ऐसे एग्जांपल्स आप अपने आंसर में भी ऐड कर सकते हैं। और नेक्स्ट है इनकरेज एडवोकेसी फॉर जस्टिस एंड इक्वलिटी। तो वो मैं ऑलरेडी जो ऊपर वाला है उसके साथ में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि पॉलिटिक्स है, अगर हम उसको जानेंगे अच्छे, क्या रूल रेगुलेशंस, लिबर्टी क्या है, इक्वलिटी क्या है, तब हम फाइट कर सकते हैं सोशल जस्टिस के लिए, है ना, इक्वलिटी के लिए। और केवल न अपने लिए, केवल जो खुद को इफ़ेक्ट डाल रहा है उसके लिए, हम दूसरों के लिए भी स्टैंड ले सकते हैं, दूसरों के लिए भी हम खड़े हो सकते हैं। तो ये आपका पूरा जो पॉलिटिक्स का एक एसेंस है, आप ऐसे बोल सकते हो। इसका जो सोर्स है वो हेवुड की जो बुक है पॉलिटिक्स, उसका जो पहला चैप्टर है उससे ये लिया गया है। आप और डिटेल के लिए वो बुक पढ़ सकते हैं। अगर उसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे मैंने शेयर कर रखा है, आप वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप बुक है उसको पढ़ सकते हैं। ये पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगी। एक बार से आपका रिकैप कर लेते हैं कि क्या है पॉलिटिक्स। तो सोसाइटी में जर्नल्स, रूल, रेगुलेशंस बनाना, उनको बनाए रखना, उनको संशोधन करना, उनमें सुधार करना, ये राजनीति है। अलग अलग थिंकर ने उनको अलग अलग तरीके से देखा है। अगर आपसे पूछा जाए क्या क्या उसके पर्सपेक्टिव हैं, अगर आपका कोई भी एक पर्सपेक्टिव क्रिटिक करता है आपकी एक, तो आप दूसरे पर्सपेक्टिव बता सकते हो कि पॉलिटिक्स कोई एक सिंगल वे से नहीं दे सकते, इसके अलग अलग पर्सपेक्टिव है, जिसमें शासन करने की एक कला भी है, पावर भी है, पब्लिक अफेयर्स को मेंटेन करने का जो डिसीजन मेकिंग का जो एरिया है वो पॉलिटिक्स कहलाता है। कन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन का एक दायरा है जहाँ पे निगोशिएशन होता है, कोऑपरेशन किया जाता है, कंप्रोमाइज़ किया जाता है, एक ऐसा एरिया है। तो पॉलिटिक्स के ये अलग अलग डायमेंशंस आप बोल सकते हो, ये चीज़ होता है। तो आप अपने आंसर को एक बहुत ही अच्छे रूप में, एक स्पष्ट रूप में पॉलिटिक्स का जो मीनिंग है वो लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हो। इस लेक्चर के बाद में भी अगर आपका कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट कर दीजिए या टेलीग्राम पे लिख दीजिए, हम उनको देख सकते हैं। ठीक है, जो मुझे ठीक लगेगा उसके अकॉर्डिंग मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। और आज के लिए इतना ही, और जल्दी ही हम फिर एक नेक्स्ट वीडियो पे इसके आगे की जो कॉन्सेप्ट रहेगी उनको कंटिन्यू रखेंगे, और जल्दी ही दूसरे वीडियो पे मिलते हैं।